एपिसोड 91 टू 100। हालांकि तांग युक्सिन को रोंगटे खड़े हो गए। क्या वे उसकी जिंदगी को भी उसी बेरहमी से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे जैसे किसी छोटे पौधे को उखाड़ते हैं। उसने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों में पकड़ी लकड़ी की तख्ती में धागा पिरोना जारी रखा। वह पहले से ही प्रत्येक सुई डालने के लिए आवश्यक बल को पूरी तरह से महसूस कर सकती थी। नए बने घर में कच्ची लकड़ी की एक अलग ही गंध थी। हालांकि यह अप्रिय नहीं थी, बल्कि लकड़ी की सुगंध उसे प्रकृति के करीब ले आए। यद्यपि यह शुरुआत में विभिन्न जड़ी बूटियों की सुगंध से घिरे रहने जितना स्फूर्तिदायक नहीं था, फिर भी बुरा नहीं था। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, चेन झोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी सारी चीजें खोने के बावजूद उनमें कोई असुविधा नहीं दिखी। वास्तव में उन्हें राहत का एहसास हो रहा था। हाँ, शायद यह एक तरह की राहत थी। जड़ी बूटियों की किताबों के बिना बेहतर था, जड़ी बूटियों के बिना बेहतर था। वह अपने अतीत, अपनी पहचान, अपने पिछले जीवन को भूलकर सिर्फ अपने नन्हे शिष्य को मार्गदर्शन देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। तुमने जड़ी बूटियां इकट्ठा करके मुझे अपना बकाया पैसा चुकाने का वादा किया था। तांग युक्सिन ने अपनी भावनाओं को दबाया, उसका दिल आंसुओं से भर आया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद को मात्र 200 युआन में बेच दिया हो। वह इतनी सस्ती कैसे हो सकती थी? उसने दबे पांव लकड़ी का तख्ता शेल्फ पर रख दिया और कल अभ्यास जारी रखने की योजना बनाई। फिर उसने अपने कपड़े समेटे और रात के खाने के लिए घर जाने की तैयारी करने लगी। उसे हर रोज अपने घर से चेन झोंक के घर तक पैदल जाना पड़ता था, कभी कभी तो दिन में कई बार। अब अगर वह आंखें बंद भी कर ले तो भी उसे वापस आने का रास्ता मिल जाता था। उसने सड़क के किनारे से एक फॉक्सटेल फूल तोड़ा और उसे अपने मुंह से लगाकर धीरे से फूंका। बाढ़ ने यहां सब कुछ बहा दिया था, केवल खरपतवार ही बचे थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी पनप रहे थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि जीवन किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। और उससे खरपतवार की तरह लचीला होना था, कभी हार नहीं माननी थी, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो जाए। युक्सिन, अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसने इसे पहले कहाँ सुना था। यह उसके अतीत की कोई याद होगी, उन दर्दनाक यादों में से एक। युक्सिन, दादी ने तुम्हें बहुत याद किया। एक झटके में एक बड़े से हाथ ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। तांग युक्सिन को अपने पैरों का जमीन से ऊपर उठना अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई। उसने ऊपर उस महिला की ओर देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। सूजी हुई आंखें, उभरी हुई गाल की हड्डियां, चेहरे पर तिरस्कार और दुर्भावना के भाव स्पष्ट थे। युक्सिन को अपने पिछले जीवन की यादों में सबसे गहरा दर्द इसी अधेड़ उम्र की महिला से जुड़ा था, जो उससे मिलने की चाहत जताती थी लेकिन असल में उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। युक्सिन, मेरी प्यारी छोटी युक्सिन, सांग की माँ, उस महिला ने दिखावटी ढंग से विलाप किया। उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया, मानो सूखी आंखों से आंसू निचोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नाकाम हो रही हो। वह और भी जोर से चीखने लगी, मानो उसे डर हो कि कोई उसे सुन न ले। तांग युक्सिन से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कई बार इस तरह की सूखी चीखें मारने के बाद सांग की मां ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उनकी नजर युक्सिन की बर्फीली ठंडी आंखों से मिली। वे किसी बच्चे की आंखें नहीं थीं, बल्कि भेदक, बर्फीली और अशुभ थीं। और इससे वह इतनी डर गई कि लगभग बच्चे को जमीन पर गिरा ही देती। युक्सिन, वह घबराकर हंस पड़ी। क्या तुम्हारे पिताजी ने धनिया बेचकर खूब पैसा कमाया? दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तुम्हारी माँ घर पर है, वह तुम्हारे लिए कुछ मांस खरीद सकती है। सांग की माँ ने तांग युक्सिन को फुसलाया। उसकी तेज नजरों में चतुराई झलक रही थी, फिर भी उसकी योजनाएं स्पष्ट थीं। उसने सुना था कि तांग जिनियन ने धनिया की खेती करके खूब धन कमाया है। पिछले साल धनिया का दाम असामान्य रूप से ऊंचा था, एक जिन के लिए 1 युआन से भी ज्यादा। अफवाह थी कि उसने 1 दर्जन से ज्यादा ग्रीनहाउस में धनिया उगाया था, जिससे उसे हजारों युआन का मुनाफा हुआ था। ओह, कितना अच्छा होगा अगर जिलान और तांग जिनियन बाद में तलाक ले लें। तांग जिनियन जैसा नेक दिल इंसान जरूर उसे पैसे दे देगा। इन हजारों युआन से वह एक नया घर बना सकती थी और एक टीवी भी खरीद सकती थी। उसे टीवी देखना बहुत पसंद था। तलाक के लिए अभी बहुत जल्दी थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यह पैसा हासिल करना ही था। ये शानदार विचार उनके बेटे का था। क्या तांग युक्सिन अभी भी जीवित नहीं है? भले ही उनकी बेटी ने तांग जिनियन से तलाक ले लिया हो, तांग युक्सिन तो उनकी पोती ही है। उन्हें अपनी पोती की बहुत याद आ रही थी और वे उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहती थी। भला यह कोई बड़ी बात तो नहीं थी, है ना? बेशक, अगर बच्ची आती है तो उसे खाने पीने की भी जरूरत होगी। तांग जिनियन को उसके रहने सहने का कुछ खर्चा देना चाहिए।
उसे यह विचार कई दिनों से आ रहा था और आज वह खुद को रोक नहीं पाए। युक्सिन, दादी को बताओ तुम्हारे पापा अपनी कमाई का पैसा कहाँ रखते हैं। तांग युक्सिन चुप रही। उसके छोटे से हाथ को पकड़े हुए हाथ की पकड़ और कस गई। युक्सिन, दादी को सच बता दो, नहीं तो दादी तुम्हें मारेंगी, उसने तांग युक्सिन का हाथ पहले की तरह ही कसकर दबाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से कहें तो तांग युक्सिन तांग जिनियन की तरह भोली और कमजोर है। अपने पिछले जीवन में उसका स्वभाव दब्बू था, जिससे वह किसी को भी धमकाने और हेरफेर करने देती थी। फिर भी निर्दयी सन की मां ने 5 साल की बच्ची को धमकाया। युक्सिन, दादी बहुत गुस्से में है। उसने भौहें चढ़ा ली। उसका चेहरा किसी चुड़ैल की तरह गंभीर था और उसके नाखून बेरहमी से तांग युक्सिन की बाह में गड़ रहे थे। तांग युक्सिन ने अचानक अपना मुंह चौड़ा खोला और सांग की मां के कंधे को काट लिया। सन की मां चीख पड़ी और उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया। इसी बीच तांग के घर पर तांग जिनियन उठ खड़ा हुआ। वह कुछ देर से बाहर टहल रहा था। आमतौर पर उसकी छोटी शिनशिन अब तक घर लौट आती। गांव बड़ा नहीं था, वह खो नहीं सकती थी, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता क्यों नहीं था। अंदर का खाना तो ठंडा हो चुका था। जब तांग जिजुन खेत से लौटकर अपना फावड़ा नीचे रखा तो उसने देखा कि तांग जिनियन दरवाजे पर खड़ी है, जाहिर तौर पर कुछ ढूंढ रही है। क्या छोटी युक्सिन अभी तक वापस नहीं आई? उसने घर में झांका। वहां कोई नहीं था। अगर वह होती तो अब तक दूसरे चाचा के लिए नहाने का पानी ले आई होती। हाँ, वो अभी तक नहीं लौटी है। मैं जाकर देखता हूँ। तांग जिनियन अपनी बेटी को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। हो सकता है कि चेन झोंक के घर पर वो समय का ध्यान रखना भूल गई हो। भाई, मुझे जाने दो। तांग जिजुन ने तांग जिनियन को तुरंत रोकते हुए कहा, मैं ज्यादा फुर्तीला हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसके जाने से पहले ही पड़ोस के परिवार का बिग मनी नाम का एक आदमी हौंफते हुए दौड़कर आया। भाई जिजुन, आकर देखो, तुम्हारी छोटी युक्सिन को कुछ हो गया है। क्या हुआ? तांग जिजुन का चेहरा पीला पड़ गया। दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसके चेहरे के भावों को इतनी जल्दी बदल सकता था, और वह थी तांग युक्सिन। क्या हुआ? तांग जिनियन को लगा जैसे सब कुछ अंधेरा हो रहा हो। अगर तांग जिजुन ने उसे सहारा न दिया होता तो उसे नहीं पता कि वह खड़ा भी हो पाता या नहीं। तुम्हारी छोटी युक्सिन को सांग झिलान की मां ने नीचे गिरा दिया और उसका सिर जोर से टकरा गया। बिग मनी भी काफी गुस्से में था। सांग झिलान की मां ने पहले भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। अब ग्रामीण उस पर नजर रख रहे हैं। भाई जिनियन, भाई जिजुन, जाकर युक्सिन का हालचाल पता करो। और जब उसने तांग युक्सिन के बारे में सोचा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, तो वह बुरी तरह भयभीत हो गया। वह इतनी सुंदर बच्ची है, हर कोई उसे अनमोल समझेगा। हाँ, वह एक लड़की है, लेकिन वह सुंदर है, उसका स्वभाव अच्छा है, और वह बड़े और अर्थपूर्ण अक्षर लिखने में माहिर है। वह आज्ञाकारी और मीठी बातों वाली भी है, जिससे उसके जैसी सुंदर बेटी पाने का ख्याल, यहाँ तक कि इस अविवाहित बूढ़े व्यक्ति को भी, बहुत अच्छा लगता है। सोचो, उसे सबको दिखाने में उसे कितना गर्व होगा। लेकिन जिस बच्चे को पीटा गया वह बहुत ही प्यारा था। अपने ही गांव में किसी को चोट पहुंचाने की ये दुस्साहस चौंकाने वाली है। क्या उन्हें लगता है कि वेली तांग गांव के लोगों को इतनी आसानी से धमका सकते हैं? जब उन्होंने अतीत में तांग जिनियन को निशाना बनाया और उसके घर को लूटा, तो उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया, क्योंकि यह तांग परिवार का मामला था जिसमें उनका कोई दखल नहीं था, क्योंकि यह उसकी सास का काम था। लेकिन अब जब तांग जिनियन का तलाक हो चुका है, तो सांग परिवार को किसी और के बच्चे को पीटने का क्या अधिकार है? तांग जिनियन ने गुस्से से भरे हाथों को कसकर भींच लिया और अपनी बेटी को आगे आगे पाते हुए तेजी से बाहर भागा। भाई जिनियन, चिंता मत करो, छोटी युक्सिन ठीक है। चाचा जोंग ने घाव पर पट्टी बांध दी है। वह बस डरी हुई है, डकै ने आगे आगे चलते हुए आश्वस्त किया। तांग जिनियन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह लड़खड़ाते हुए चेन झोंक के घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तांग युक्सिन एक छोटे से स्टूल पर चुपचाप बैठी है। उसका सिर पट्टी से लिपटा हुआ है और उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया है। शिन शिन, तांग जिनियन की आवाज भावुक होकर कांप रही थी। वह जल्दी से नीचे बैठ गया, अपनी बेटी को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या वह ठीक थी? उसे कहाँ चोट लगी थी? क्या सिर्फ सिर पर? क्या चोट उसके दिमाग तक पहुंची थी? अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के साथ क्या वह कुरूप हो जाएगी या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी? ये कैसी नजर है? चेन झोंग ने तांग जिनियन को तिरछी नजर से देखा और फिर अपना दवाइयों का डिब्बा एक तरफ रख दिया।
मेरे खानदानी तौर पर चली आ रही दवाइयों से ये गारंटी है कि कोई निशान नहीं पड़ेगा और उसके दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो अभी भी पहले की तरह ही होशियार है। बिल्कुल सही, वह आज भी उतनी ही बुद्धिमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले रोने वाला तांग जिनियन नहीं बल्कि वह होता। किसी प्रशिक्षु के लिए उपयुक्त बच्चा ढूंढना ही काफी मुश्किल था। अगर वह मानसिक रूप से बीमार हो जाती तो वह खुद को आंसुओं में डुबो लेता। पिताजी, तांग युक्सिन ने तांग जिनियन को दयनीय दृष्टि से देखते हुए चिल्लाया। तांग जिनियन ने अपनी बेटी को गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। पापा, दादी बहुत बुरी हैं। तांग युक्सिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसके शब्द गले में अटक गए थे। वह अपनी पीड़ित वाली भूमिका को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। उसके सिर पर लगी चोट मुफ्त में नहीं लगी थी। चेन झोंक के दरवाजे के बाहर कई ग्रामीण जमा थे। तांग जिनियन की बेटी को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा पीटे जाने की खबर सुनकर वे स्तब्ध रह गए। उनके गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि अगर कोई बच्चा कोई बड़ी गलती भी कर देता था तो भी कोई उसे पीटने की बात नहीं करता था, और उसे इतना चोट पहुंचाना तो दूर की बात थी, खासकर तब जब ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ऐसी क्रूरता किसी के लिए भी असहनीय थी। रोने और कहानी सुनाने के बीच उतार चढ़ाव भरी आवाज में तांग युक्सिन के चेहरे से आंसू बह रहे थे। पापा, दादी ने कहा कि हमारे हरे धनिये से हमें हजारों डॉलर की कमाई हुई। पापा, क्या बाढ़ में हमारा सारा पैसा नहीं बह गया? अब तो शिनशिन के लिए अंडे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तांग जिजुन ने खून से लाल आंखों से सांग की मां को घूरा, जिसे ग्रामीणों ने रोक रखा था। ये बातें सुनकर बाकी लोग भी क्रोधित हो गए। क्या उन्हें पता नहीं था कि उनका गांव बाढ़ में डूब गया था? फिर भी वे पैसे मांग रहे थे। भले ही तांग जिनियन के पास पैसे होते, लेकिन अब सांग परिवार की बारी नहीं थी और बाढ़ ने तो सब कुछ बहा दिया था। उनके पास खाने तक नहीं था। वे 10,000 युआन कैसे दे सकते थे? वे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहते, बल्कि अब वे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबकी तीखी निगाहों के बीच सन की मां के पैर और हाथ कमजोर पड़ गए। वह अपनी बुलंद आवाज के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब तो वह पादने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। गांव वाले गुस्से से आग बबूला थे। इतनी घटिया हरकत तो कोई गुंडा भी नहीं करता। तांग जिनियन को तंग करना तो ठीक था, लेकिन तांग परिवार से सब कुछ छीन लेना, तांग जिजुन को खेत में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर करना, और अब तो बच्चों को भी पीटना। क्या वेली तांग गांव में आई बाढ़ और सारी दौलत के नुकसान का मजाक उड़ा रहे थे? अगर यह घटना फैल गई तो उनके लिए तांग गांव को एक ऐसा गांव माना जाएगा जिस पर कोई भी अत्याचार कर सकता है। उनके बच्चों को कोई भी पीट सकता है, और भविष्य में जो भी ली तांग गांव में आने की हिम्मत करेगा, गांव के पुरुषों को न तो पत्नी मिलेगी और न ही संतान। चलो चलते हैं, हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते, एक आंटी ने कहा जो ये सब देख नहीं पा रही थी। ली तांग गांव में भले ही बाढ़ आए हो, लेकिन वे दूसरों को उन पर ध्वंस जमाने नहीं दे सकते। हाँ, हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। कई बुजुर्ग महिलाओं ने चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए बेचारी छोटी तांग युक्सिन को देखते हुए अपने अतीत को याद किया। गांव एक भीषण आपदा से जूझ रहा था। वे अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि बाहरी लोग उन्हें सताने लगे थे। ऐसे गांव का क्या मतलब जो अपने बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सकता? अपनी बेटी को गोद में लिए तांग जिनियन की आंखें लाल थीं, मानो वो रोने ही वाले हों। उनकी बाहों में बसी नन्ही बच्ची की दयनीय हालत और भी बदतर थी। उसका सिर पट्टी से लिपटा हुआ था। कभी गोरी रही उसकी त्वचा का रंग उड़ चुका था। उसका पूरा शरीर मुरझाया हुआ लग रहा था, मानो गर्मी की धूप में पका हुआ कोई छोटा फूल हो। उसकी दयनीय हालत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मेरी पोती है। अगर मैं उसे मारूं तो क्या हुआ? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? संत की मां उन सबकी आलोचना भरी निगाहों के नीचे असहज महसूस कर रही थी। उसका धैर्य टूटने लगा था। अपनी ही बच्ची को मारना, भला इसमें क्या गलत हो सकता है? अरे बुढ़िया चुड़ैल! ये सुनते ही तांग जिजुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कुर्सी उठाए और उस पर फेंक दी। अपनी हिम्मत के बावजूद संत की मां ने ऐसा टकराव कभी नहीं देखा था। गांव में वह हमेशा से ही अशिष्ट और घमंडी रही थी, दूसरों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ मारपीट नहीं की थी और न ही उस पर कुछ फेंका था। कुर्सी लगने से पहले ही उसने अपना चेहरा ढक लिया और चीखने लगी, और फिर सभी को एक खट्टी और दुर्गंध आने लगी। संत की मां के पैर कांप रहे थे और उनकी पतलून की टांगों से साफ पीला तरल पदार्थ रिस रहा था। पापा! उसने पैंट में पेशाब कर दिया। बच्चे के शब्द पूरे होने से पहले ही पानी के छपछपाने की एक आवाज आए और एक ऐसी गंध चारों ओर फैल गई जिसका वर्णन करना कठिन था। बच्ची ने अपनी नाक ढांक ली, फिर अपनी छोटी उंगली से संत की मां की ओर इशारा किया।
पापा, उसने पैंट में पॉटी कर दी। फिर सन की मां की पैंट की टांग से पीले और बदबूदार पदार्थ के टुकड़े गिरने लगे। अचानक किसी ने अपना मुंह ढक लिया, बाहर भागा और उल्टी करी। जिलान की मां को अपने जीवन में कभी इतना अपमानित होना याद नहीं था। उनके पैर कांप रहे थे क्योंकि उन्हें न केवल अपने गांव में बल्कि दूसरे गांव में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तांग जिनियन ने भले ही आगे कार्रवाई न करने का फैसला किया, लेकिन ग्रामीणों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। भला वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जब किसी दूसरे के गांव में एक बच्चे की पिटाई हुई हो। हाल ही में आई बाढ़ से पहले से ही नाराज ग्रामीणों का गुस्सा और भी बढ़ गया था। जिलान की मां शाह गांव की रहने वाली थी, जो ऊंचे इलाके में बसा था, इसलिए वहां के घर अच्छी हालत में थे। फिर भी बाढ़ से अच्छी तरह बने घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। गांव के सभी लोग अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। जिलान की मां को अपने दामाद का ख्याल आया, नहीं अपने पूर्व दामाद का। वह सोच रही थी कि क्या वह किसी तरह इस स्थिति का फायदा उठा सकती है। आसपास के गांवों में सभी लोग तांग जिनियन और उसके भाई के बारे में जानते थे कि वे अपने धनिये के बागान से अच्छी खासी रकम कमा रहे थे। उस साल धनिया की बहुत मांग थी। थोड़ी सी पैदावार भी अच्छी कमाई दिला सकती थी, इसलिए कई एकड़ में धनिया उगाने से अच्छी खासी कमाई होना तय था। जिलान की मां को अपने इस काम पर बहुत पछतावा हुआ। काश उसने तलाक को टाल दिया होता तो उसे भी उसमें हिस्सा मिल जाता। उसे जरा भी यकीन नहीं था कि तांग जिनियन उसे वो पैसा नहीं देगा जिसकी वो हकदार थी। कम से कम 4-5 हजार तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इस साल तांग बंधुओं की कमाई देखकर सांग परिवार को ईर्ष्या क्यों न होती। उन्हें अपने खेतों में धनिया न उगाने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। अब उनके खेत बाढ़ में डूब गए थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे भुखमरी के कगार पर थे और उन्होंने जिलान की मां को तांग जिनियन से पैसे लाने के लिए मना लिया था। भले ही गांव बाढ़ में बह गया हो, पैसा वापस नहीं आएगा। मूर्ख ही तो पैसा घर में रखते हैं, बैंक में नहीं। बहाना सीधा साधा था। दादी को अपनी पोती की बहुत याद आ रही थी। बच्ची के घर आते ही तांग जिनियन आज्ञाकारी होकर पैसे चुका देगा। भले ही उसने सांग जिलान को तलाक दे दिया हो, पोती फिर भी सांग परिवार की ही थी। भाई अभी पैसे का क्या करें, इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां वापस आकर कुछ अजनबियों से बहस कर रही थीं। उनकी मां जमीन पर बैठी थी, उसकी पैंट के पैर गंदे थे और आसपास दुर्गंध फैली हुई थी। उन्होंने भीड़ में तांग जिनियन और उसके भाई को भी देखा। तांग जिनियन, तुम क्या कर रहे हो? तांग जिनियन ने चिढ़े हुए सांग भाइयों पर सरसरी नजर डाली। एक समय था जब वे उसे लगातार परेशान करते थे, जिससे वह अपनी पुरानी शान खो बैठा था। ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। सांग परिवार के सामान को देखकर लगा कि उनमें से हर एक चीज उसके घर से लाई गई थी। मेज कुर्सी से लेकर छोटे रसोई के बर्तन और बड़े फर्नीचर तक सब कुछ उन्हीं का था। तांग जिनियन, इसका क्या मतलब है? सांग का बड़ा भाई गुस्से से उबल रहा था। उसे अपने अचानक बदले हुए व्यवहार की समझ नहीं आ रही थी। पहले तांग जिनियन उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उपेक्षा दिखा रहा था। उसकी मां जमीन पर क्यों बैठी थी? वह तो तांग परिवार की सास थी। क्या उसकी बहन ने तांग परिवार में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी की थी? इसका क्या मतलब है? तांग जिनियन गुस्से से कांप रहा था और ली तांग गांव के अन्य लोग इस बार अपना गुस्सा निकालने के लिए यहां आए थे। शाह गांव के तुम लोग हमें, यहां तक कि ली तांग गांव वालों को भी परेशान कर रहे हो। सबको पता है कि बाढ़ से हमारा गांव प्रभावित हुआ था, फिर भी तुम लोग हमारे पास आकर पैसे वसूलते हो और जब पैसे नहीं मिलते तो बच्चों को पीटते हो। देखो, उस व्यक्ति ने तांग जिनियन द्वारा पकड़ी गई तांग युक्सिन की ओर इशारा किया। देखो तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया है, यह अमानवीय है। और तुम उसकी नानी हो। क्या युक्सिन कोई अनाथ बच्ची है जिसे तुमने सांग परिवार ने इतनी बेरहमी से सताया? इतनी खूबसूरती से पली बड़ी इस बच्ची का चेहरा बिगड़ जाएगा। भीड़ के हत्ते ही तांग जिनियन की बाहों में तांग युक्सिन दिखाई दी। वह कमजोर लग रही थी, उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी लंबी पलकें झुकी हुई थीं, मानो वह किसी गहरे दुख को सह रही हो, जिससे सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं का मन उसे गले लगाने और प्यार से सहलाने का कर रहा था। कोई भी परिवार ऐसी बच्ची को अपनी आंखों का तारा मानेगा। इसके अलावा आजकल परिवार नियोजन नीति के चलते शहरों की तो बात ही छोड़िए, ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों की संख्या कम है। कौन सा बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा नहीं होता? लेकिन ये दादी अपनी पोती के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, मानो उसे पीट पीट कर मार डालना चाहती हो।
अगर आप सांग परिवार हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो हम आपके ग्राम प्रधान को ढूंढ निकालेंगे। आपने हमें ली तांग गांव से धमकाया है, मानो हम आसान शिकार हो, है ना? जी हाँ, एक अन्य व्यक्ति ने भी उतने ही गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। जब आप तांग जिनियन को बदनाम करना चाहते थे तब हम हस्तक्षेप नहीं कर सके क्योंकि यह पारिवारिक मामला था। लेकिन अब आप दोनों का तलाक हो चुका है, आप चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, किसी और के घर में दखल नहीं दे सकती। तांग युक्सिन ने सिसकते हुए कहा, चाचा जी, हमारी मेज। उसने घर के अंदर रखी मेज की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर उसने स्टूल की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा स्टूल। और फिर उसने एक एक करके हर चीज की ओर इशारा किया और हर वाक्य के बाद रोने लगी। गांव में सभी जानते थे कि सांग परिवार तांग परिवार के यहाँ आता था और जो कुछ भी ले जा सकता था ले जाता था। आखिर मेहनती तांग भाई और कुशल बढ़ई तांग जिनियन इस तरह कैसे गुजारा कर रहे थे। अब उन्हें आखिरकार वजह समझ आ गई। जैसे ही तांग युक्सिन ने एक एक चीज की ओर इशारा किया, एक बच्चा भी समझ जाता कि ये सब चीजें उनके अपने परिवार की हैं। सांग परिवार के घर में मेज कुर्सियां, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, सब कुछ तांग परिवार से लिया गया था। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि ऐसा काम कर दे? ली तांग गांव के लोग और भी क्रोधित हो गए, जबकि शाह गांव के दर्शक शर्म से लाल हो गए। सांग की मां को उदास बैठे देखकर उनमें से किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सांग परिवार अपने दामाद के घर से सब कुछ लूट कर ले गया। इतना ही नहीं, सांग परिवार में शादी करने की इच्छा रखने वाले कुछ लोग भी अब दोबारा सोचने लगे थे। सांग की बेटियां सुंदर तो थीं, लेकिन सुंदरता का क्या फायदा? शादी के बाद तलाक तो होना ही था। वे तो अपने बच्चे को भी अपने पास नहीं रखना चाहते थे। ये औरत कितनी निर्दयी हो सकती थी? जिस तरह से ये लोग सांग परिवार को घूर रहे थे वह भयावह होता जा रहा था। बेशक किसी को परवाह नहीं थी, उन्हें अपने द्वारा पैदा की गई समस्याओं से निपटना ही होगा। गांव के लोगों को इस झमेले में मत घसीटो। गांव की युवतियां एक से बढ़कर एक बेशर्म संग जिलान जैसी नहीं थीं। कुछ ही देर में शाह गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। सांग की मां को जमीन पर बैठकर लगातार रोते बिलखते और पैर पटकते देख तथा सांग परिवार के दोनों बेटों को बनावटी मुस्कान लिए देख वह व्याकुल हो गया। जहां तक दोनों बहुओं की बात है, शायद उन्हें ये स्थिति इतनी शर्मनाक लगी कि उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं, चाचा जी। किसी ने शाह गांव के मुखिया को पहचान लिया है। यही उनके यहाँ आने का कारण भी है। आजकल आपके सांग परिवार के लोग हमारे गांव में आकर बच्चों को पीटते हैं। देखो उन्होंने किस बच्चे को पीटा है। तांग युक्सिन ने भी बड़ी मदद की, अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें खोली। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर हर किसी का दिल दुख से भर गया। सबने सोचा कि अगर उनके अपने बच्चे को पीटा जाता तो वे भी अपराधियों के खिलाफ लड़ते। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? ग्राम प्रधान अब और हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। ये घटना उनके पूरे शाह गांव के लिए घोर अपमान थी। पूरा गांव यहां हंगामा करने आया था और फिर भी सारा दोष उन्हीं का था। तांग युक्सिन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सिर पर खून से लथपथ पट्टी के कारण वह बेहद दयनीय लग रही थी। हमारा घर बह गया, हमारे पास न तो मेज बची है और न ही कुर्सियां। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस समय आसपास मौजूद वयस्कों को वह बहुत स्पष्ट और तीखी सुनाई दे रही थी। ठीक है, ली तांग गांव के एक व्यक्ति ने अंदर रखे फर्नीचर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सभी चीजें मूल रूप से तांग परिवार की थीं। अब हमारा गांव बाढ़ में बह गया है। हमें आपके सांग परिवार से कुछ नहीं चाहिए। बस तांग परिवार से ली गई चीजें लौटा दीजिए, इतना ही काफी होगा। ये कैसे मुमकिन है? अधेड़ उम्र की एक औरत अंदर से भागी। वो मोटी थी और उसका चेहरा मांस से भरा हुआ था। बाकी सब इतने पतले थे कि कंकाल जैसे दिखते थे, लेकिन वो इतनी मोटी थी कि मानो उससे तेल रिस रहा हो। अगर वो ये दावा करती कि उसने चोरी नहीं की और खाया नहीं, तो ये झूठ होता। भूत भी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये सब हमारे हैं। तुम्हारी एक आंटी ने हाथ बढ़ाकर मोटी बहू को धक्का दिया। अगर आप जिद्दी हैं तो दूसरे और भी जिद्दी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जिनियन ने लकड़ी के एक एक टुकड़े को जोड़कर बनाई थी। तुम संग परिवार और तुमने जो भी घिनौने काम किए हैं, ये मत सोचो कि दूसरों को पता नहीं है। हमने तुम्हें पुलिस के पास सिर्फ इसलिए नहीं ले गए क्योंकि जिनियन दयालु थी, वरना सिर्फ संग जिलिन के मामले के लिए ही हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते। ये शब्द सुनते ही दोनों ग्रामीण चुप हो गए। मोटी आंटी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं आमतौर पर बकबक नहीं करती, लेकिन आज तो मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती।
मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को शहर के उस आदमी के साथ बातें करते और हंसते देखा है। अपने पति को धोखा देना और जिनियन की चीजें इस्तेमाल करना, तुम कितनी बेशर्म हो। ये बातें सुनकर तांग जिनियन ने दूसरों की सहानुभूति स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसी सहानुभूति उसे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पति धोखा खा गया हो। उसका दिमाग इतना हरा हो गया था कि मानो खिल उठेगा। शुरू में तो वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन ये शब्द सुनकर उसने दांत पीस लिए। अपने भाई की बाहों में अपनी बेटी को देखकर वह क्रोधित और अधिक साहसी हो गया। आज वह इन चीजों को ले जाने के लिए दृढ़ था। सब लोग उसे धोखा दे रहे थे और उससे फिर भी ये चीजें दूसरों तक पहुंचानी थीं। जिनियन भले ही सहज स्वभाव का हो, पर मूर्ख नहीं था। सब कुछ हटाओ, सब कुछ हटाओ। तांग जिनियन की जो भी संपत्ति थी वह सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता था। गांव के कई युवकों ने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और फर्नीचर, बर्तन और खाने पीने की चीजें हटाने में जुट गए। चाहे वह तांग परिवार का सामान हो या नहीं, उन्होंने सब कुछ हटा दिया। तांग जिनियन ने तांग जिजुन की बाहों से अपनी बेटी को ले लिया। उसने सांग परिवार को ठंडी निगाहों से देखा। उनके मन में उनके लिए जो भी भावनाएं थीं, वे अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। उस गोल मटोल महिला ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं वैसे तो अक्सर दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन आज मैं और चुप नहीं रह सकती। मुझे याद है जब तुम्हारा परिवार कस्बे वालों के साथ हंसमुख और मिलनसार हुआ करता था। अब तो तुम बेशर्मी से पुरुषों को चुराती हो और जिनियन की चीजें भी इस्तेमाल करती हो। तांग जिनियन ने उसकी बातों का उपहास उड़ाया, मानो वह अपने प्रति दिखाई गई सहानुभूति की सराहना करता हो। हालांकि ये सहानुभूति उसके चेहरे पर थप्पड़ों की तरह चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मूर्ख बनाया गया हो। उसका अपमान इतना तीव्र था कि मानो उसके सिर पर हरे भरे बाल उग आए हों। शुरू में तो वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उन टिप्पणियों को सुनने के बाद और जब उसने अपनी छोटी बेटी को अपने भाई की बाहों में देखा, तो उसका गुस्सा भड़क उठा, दृढ़ और अटल। उसका फैसला अटल था, वह आज ही इन चीजों को ले जाएगा। वह दूसरों को अपना मजाक उड़ाने या अपने घर की चीजें किसी को देने नहीं देगा। जिनियन ईमानदार तो था, लेकिन मूर्ख बिल्कुल नहीं था। सब कुछ हटाओ, हटाओ। तांग जिनियन का जो भी सामान था वह सब ले जाएगा। गांव के नौजवानों ने बिना किसी झिझक के कमर कस ली। उन्होंने फर्नीचर, छुरी, कांटे और यहां तक कि बर्तन भी उठा लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे तांग परिवार के किस सदस्य के थे, उन्होंने सब कुछ उठा लिया। तांग जिनियन ने अपनी बेटी को तांग जिजुन की बाहों से लिया और ठंडी निगाहों से सांग परिवार के सदस्यों को देखा। उनके मन में जो थोड़ा बहुत स्नेह पहले था, वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि इस बात को सब जानते थे, सिवाय उसके। पूरे सांग परिवार ने उसे अंधेरे में रखा, धोखा दिया और सांग जिलांग को किसी और आदमी को ढूंढने के लिए उकसाया। यहां तक कि सबसे ईमानदार व्यक्ति भी खुद को हंसी का पात्र नहीं बनने देगा। तांग युक्सिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने पिता के कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसकी लाल सूजी हुई आंखों में मासूमियत का कोई निशान नहीं था, केवल कड़वी अस्वीकृति का स्पष्ट दर्द झलक रहा था। वह इस रिश्ते को साफ तौर पर खत्म कर देगा, चाहे वह सांग जिलान हो या सांग परिवार के बाकी सदस्य। वह तांग जिनियन को ये भ्रम नहीं होने देगी कि सांग जिलान को मजबूर किया गया था या उसके कार्यों का कोई औचित्य था। कोई कारण नहीं, कोई औचित्य नहीं और निश्चित रूप से कोई अप्रिय परिस्थितियां नहीं। सांग जिलान को तांग जिनियन बिल्कुल भी योग्य नहीं लगा। उसने स्वेच्छा से उससे अलग होने का फैसला किया। अभी किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से भविष्य में पीड़ा की एक और परत ही जुड़ जाएगी। उसका दिल पहले से ही बुरी तरह घायल था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को जीवन भर एक महिला का बोझ उठाना पड़े, चाहे वह महिला उनकी पूर्व पत्नी हो या उनकी अपनी बेटी। तांग बंधुओं जिनियन और जिजुन ने सारा सामान वापस अपने घर में रख दिया। लकड़ी की मूल मेजें, कुर्सियां और एक छोटा सा लकड़ी का पलंग जो जिनियन ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, सब अपनी जगह पर वापस रख दिए गए। जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके पास सोने के लिए अपना खुद का पलंग होगा। सांग परिवार की दोनों बहुओं के विरोध के बावजूद सब कुछ हटा दिया गया। जब सांग जिलान घर लौटी और उसे अपना घर खाली मिला, साथ ही अपनी नंदों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह भली भांति जानती थी कि उसने क्या किया है, अपने पति और बच्चे को त्याग देना, विवाहेतर संबंध रखना। यदि यह प्राचीन काल में होता तो उसे कड़ी सजा मिलती। अपनी भाभियों से घिरी जो ताने मार रही थी और अपनी मां से घिरी जो आंसू बहा रही थी और तांग परिवार को उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दोषी ठहरा रही थी, वह शर्म और अपमान से व्याकुल थी।
सांग जिलान को ठीक ठीक पता था कि उसने और तांग जिनियन ने तलाक क्यों लिया था। अपनी माँ की लगातार बड़बड़ाहट सुनकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दिल बार बार छलनी हो रहा हो। इसके अलावा उसकी दोनों नंदें हर चीज पर बहुत ज्यादा नजर रखती थीं। पहले तो वह घर के पैसों से जियानी की पियानो की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती थी, लेकिन अब चुप रहना ही बेहतर लग रहा था। अगर वह इस बारे में बात करती तो दोनों नंदें शायद चौंक जाती। जब संग जिलान ने शाह गांव छोड़ा तो गांव वालों का नजरिया बदल गया। उसे अस्पष्ट रूप से पत्नी और बेटी को त्यागने वाली और चंचल जैसी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जिससे उसका चेहरा मानो उबलते पानी से झुलस गया। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया और एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब वह गांव से निकली तो उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी। वह ली तांग गांव की ओर चल पड़ी। तांग युक्सिन ने अपना चावल की भूसी का जार फिर से उठाया और अपनी सुई धागे की कला का अभ्यास करने लगी। उसने यह अभ्यास 3 साल की उम्र से शुरू किया था और अब 2 साल से कर रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी उंगलियों में ताकत बढ़ती गई। अब वह चावल की भूसी के जार को पूरी तरह से छेद सकती थी। चेन झोंग ने कहा कि वह जल्द ही चमड़े की पट्टी का भी इस्तेमाल कर पाएगी। वैसे भी उससे हमेशा से इसी तरह से आगे बढ़ाया गया था, इसलिए ये छोटी म्याऊ म्याऊ कड़ी मेहनत की आदी हो चुकी थी। युक्सिन, तुम सुई का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? एक तीखी आवाज सुनाई दी। चावल की भूसी का जार पकड़े हुए तांग युक्सिन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उससे एक ऐसे व्यक्ति पर नजर पड़ी जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, सांग जिलान। अगर सब कुछ उसके पिछले जीवन की तरह ही होता तो वह अब वेई परिवार के घर में उनके लिए काम कर रही होती और वेई जियानी की दिन रात सेवा कर रही होती। और सांग जिलान, उसकी माँ, हमेशा वही बातें दोहराती। युक्सिन, तुम बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें अपनी छोटी बहन को रास्ता देना होगा। युक्सिन, तुम बड़ी बहन हो, तुम अपनी छोटी बहन को कैसे परेशान कर सकती हो? युक्सिन, तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारी बहन को कोई पसंद है। क्या तुम्हें उसके लिए ये सब मुमकिन नहीं करना चाहिए? उसने दूसरों के लिए त्याग किया, लेकिन उसके लिए त्याग करने वाला कौन था? उसने चावल की भूसी का जार पकड़ा और भागने के लिए मुड़ गई। क्या हुआ? तांग जिनियन ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी बेटी को देखा जो उसके पैर से चिपकी हुई थी। क्या वह थोड़ी देर पहले बाहर धूप का आनंद नहीं ले रही थी? इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, उसने बाहर से कदमों की आहट के साथ साथ एक महिला की चीख सुनी। तांग जिनियन, तुमने मेरी बेटी को सुई से खेलने कैसे दिया? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तांग जिनियन ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उनके कभी सौम्य चेहरे पर अब मुस्कान का कोई निशान नहीं था। पहले जब भी वे सांग जिलान को देखते थे, वे सतर्क और सावधान रहते थे, चाहे वे ठीक से खा पी न ले या कपड़े न पहने, वे हमेशा अपनी पत्नी को ही प्राथमिकता देते थे। अब सांग जिलान को दोबारा देखकर उन्हें घृणा हो रही थी कि कभी वे ऐसी स्त्री के साथ बिस्तर साझा करते थे। तांग जिनियन, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुई कितनी खतरनाक हो सकती है? सांग जिलान ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका मतलब था कि वह तांग जिनियन के आलिंगन में मौजूद तांग युक्सिन की बाहों से चावल की भूसी का जार लेना चाहती थी। तांग युक्सिन ने अपने चावल के चोकर के जार को और कसकर पकड़ लिया और फिर अपना छोटा सा शरीर घुमाकर अपना नन्हा सा चेहरा और चावल के चोकर का जार तांग जिनियन की छाती में छिपा लिया, यहाँ तक कि उसने सांग जिलान की तरफ देखा भी नहीं। 2 जन्मों में उसकी माँ बेटी की थोड़ी सी भावना लगभग पूरी तरह से मिट चुकी थी। तांग जिनियन एक कदम पीछे हट गई, जिससे सांग जिलान का उसे पकड़ने का प्रयास विफल हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके पूछे गए प्रश्न में शायद ही कोई भावना थी। पिता और पुत्री दोनों ऐसे छिपे हुए थे मानो किसी बाढ़ या खूंखार जानवर से भाग रहे हों। ये दृश्य संग जिलान के लिए असहनीय था। मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हूँ, संग जिलान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कभी आज्ञाकारी रहने वाली, कभी उसका विरोध न करने वाली तांग जिनियन अब उससे ऐसे बच रही थी मानो वह कोई भूत हो। उसके मन में, भले ही उनका तलाक हो गया था, तांग जिनियन जीवन भर के लिए उसका ही था। इसलिए नहीं कि वह तांग जिनियन से प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि उसने उसकी बेटी को जन्म दिया था, जिससे तांग परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ी थी। तांग जिनियन इसके लिए उसका ऋणी था।